हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम उसी श्रृंखला में बढ़ते हुए यूपी टेट परीक्षा 2021 का हिंदी का पेपर पैराग्राफ हो गया था। अब आज उसके आगे पैराग्राफ से आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें 36 के नाम से दिया गया है, तो हम आज यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने इस श्रृंखला को। इस पेपर का डिस्कस का उद्देश्य इतना ही है कि सबसे पहले जो यूपी टेट परीक्षा 2026 का फॉर्म भरना चाहते हैं या भर दिए हैं या भरेंगे, एक बार पेपर देख लेंगे, लेवल कैसा आता है और हमें क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में ये एनालिसिस से पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो फर्स्ट टाइमर हैं वो खासतौर एक बार विशेष ध्यान दीजिए, वो डरना नहीं है, एकदम अच्छे से आराम से पहले फार्म भरिए और फार्म भरने के बाद आराम से लग जाइए और कंटिन्यू सतत प्रयास करने से सफलता मिलती है। तो इस बार आपको एक अवसर मिला है पात्रता परीक्षा पास करने के लिए 2026 में। हो सकता है इसके बाद सुपर टेट भी आ जाए, और कुछ हमारे अध्यापक बंधु हैं जिन्हें यूपी टेट या सी टेट पास करना है, तो सी टेट तो हो चुका है, अब यही टेट बचा है, तो टेट में अच्छे से मेहनत करेंगे तो उनका भी रिजल्ट अच्छा हो जाएगा और पास हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इसमें बना हुआ है, तो हम 6 मान रहे हैं। अंग अंगा का उच्चारण स्थान होता है। तो यहाँ पर एक क वर्ग का है और क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, और कंठ अब नहीं दिया है तो पंचमा अक्षर है। पंचमा अक्षर है तो इसका आंसर हो जाएगा नासिक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंठ तालव्य नहीं होगा, कंठोष्ठ भी नहीं होगा, मूर्धन्य भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नासिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो सबसे पहले आप विशेषण के बारे में जानिए। विशेषण वह होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। एक बार फिर सुनिए। विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा सर्वनामिक होता है। तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। 4 गज मलमल, तो 4 यहाँ संख्या बता रहा है, गज मीन्स की यूनिट भी बता दे रहा है। अगर जब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर यूनिट मिले, इकाई मिले, न्यूमेरिकल यूनिट के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट दोनों साथ में लिखा हुआ, तो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 2 किलो, तो 2 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और किलोग्राम क्या है, ये उसकी यूनिट है। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 3 मीटर, तो 3 मीटर परिमाणवाचक है। जैसे 5 लीटर, तो 5 लीटर क्या है, परिमाणवाचक है। तो उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परिमाण बोधक। क्या सही हो जाएगा? परिमाण बोधक। हमारा सही करेक्ट आंसर हो जाएगा परिमाण बोधक। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास का विलोम क्या है? समास का विलोम क्या है? तो समास का विलोम सब लोग जानते ही होंगे। साहसिक नहीं होगा, साहसिक नहीं होगा, सामासिक भी नहीं होगा, समस्या
समस्या भी नहीं होगी। जब 3 हमारे गलत हो गए तो जो बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जब 3 हमारे गलत हो गए तो जो बचा वही आंसर, अर्थात समास का विलोम व्यास होता है। समास का विलोम व्यास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्य का तत्सम रूप क्या है? शून्य का तत्सम रूप क्या है? तो सबसे पहले आपको बता दें तत्सम क्या होता है। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों लिया गया हो। एक बार फिर सुनिए। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों लिया गया है। चलिए आइए देखते हैं। तो शून्य का तत्सम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है शून्य। ऑप्शन नंबर ए में है शून्य। शून्य नहीं होगा तो इसको काट दीजिए। दूसरा है शून्य। शून्य शून्य पर विचार करते हैं। सूना सूना नहीं होगा। शून्य शून्य भी नहीं होगा। तो जब 3 हमारे गलत हो गए तो राइट आंसर जो बचा शून्य। तो हमारे पास जो राइट आंसर बचा शून्य। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एक मुहावरा है, आँख की किरकिरी होने का अर्थ है। आँख की किरकिरी होना। तो मुहावरा है आँख का किरकिरी होना। मुहावरा का सीधा सीधा अर्थ नहीं होता, उसका एक विशेष अर्थ होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आँख की किरकिरी होना। जैसे कोई व्यक्ति किसी को अच्छा न लगे या किसी का दुश्मन हो तो कहता है कि हमारे आँख की किरकिरी हो तुम। तो यहाँ पर उसी प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा आँख की किरकिरी होना। धोखा देना नहीं होगा, कष्टदायक होना हो सकता है, लेकिन उससे भी अच्छा यहाँ पर ऑप्शन है अप्रिय लगना। कष्टदायक होना हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा बेहतर ऑप्शन है प्रिय लगना, अप्रिय लगना, अप्रिय लगना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अप्रिय लगना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अब आपको वर्तनी देखनी है, मीन्स एक वर्तनी का भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं। अनुग्रहित, अनुग्रहित ये सही होगा, या फिर ऑप्शन नंबर 2 अनुग्रहित, अनुग्रहित। ऑप्शन नंबर 3 अनग्रहित, ये तो बिल्कुल नहीं हो, कोई सवाल ही नहीं होता। अनुगृहित। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए ध्यान से। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए अनुगृहित, अनुगृहित। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है अनुग्रहित, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 अनुग्रहित, ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर अब बचा ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अनुगृहित, अनुगृहित। यहाँ पर री मीन्स री वाली जो मात्रा लगेगी वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं, शुद्ध शब्द हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं। यहाँ भी वर्तनी का पूछा गया था, यहाँ भी वर्तनी से ही रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। पहला है पैतृक। पैतृक मीन्स इस तरह लिखा है पैतृक, पैतृक। पहला ऑप्शन पैतृक इस तरह लिखा है। फिर पैतृक, दूसरा ऑप्शन पैतृक लिखा है। तीसरा है पैतरिक, पैतरिक। तो ये गलत हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर 4 बचा पैतृक, पैतृक, पैतृक वाला ऑप्शन
सही है। पैतृक ऐसे लिखा जाएगा शुद्ध में, पैतृक इस तरह लिखा जाएगा, पैतृक, पैतृक। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्यंत में प्रयुक्त उपसर्ग है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यंत में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? तो सबसे पहले उपसर्ग जानिए। उपसर्ग, उपसर्ग जो होता है शब्दों के पहले लगता है, शब्दों के पहले, जो शब्दों के पहले लगे उसे उपसर्ग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। अत्यंत, अत्यंत में हो जाएगा अति, उपसर्ग हो जाएगा प्लस अंत शब्द हो जाएगा, अत्यंत। तो अत उपसर्ग हो जाएगा और अंत शब्द हो जाएगा, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा? अत्यंत। तो यहाँ पर अत्यंत में देखना है कि कौन सा उपसर्ग है। तो अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आत गलत है, अत्य गलत है, और गलत है। तो सही क्या है? अति, अति सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, उपत्यका का अर्थ है उपत्यका। तो उपत्यका का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर देखिए उपत्यका का अर्थ है, पहला ऑप्शन दिया है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है पर्वत के पास की भूमि। पर्वत, जैसे पर्वत होता है उसके जो तलहटी होती है भूमि, उसी को कह रहा है पर्वत के पास की भूमि। ऑप्शन नंबर 3 दिया है पर्वत का शिखर, पर्वत के ऊपर जो शिखर होता है उसको शिखर। फिर चौथा दिया प्राणियों के पेट का एक अंग। तो अब यहाँ पर देखना है कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहलाती है, और पर्वत के ऊपर जो भूमि होती है उसको कहते हैं अधिपत्यका, अधिपत्यका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2, पर्वत के पास की भूमि। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति जो आप मुंह से बोलते हैं उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहती है। तो शुद्ध वर्तनी, श्रुतलेख, सुलेख, आशुभाषण। तो यहाँ पर जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है, शुद्धलेख लिखने का हो जाएगा, सुलेख भी लिखने का हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध बोलना हो जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए यहाँ पर सही माना जाएगा आशुभाषण, आशुभाषण माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की बोलियां हैं। अब यहाँ पर बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर, इसमें हिंदी भाषा की बोलियां हैं, तो इसमें एक 22 ऑप्शन मिलेगा, एक 18 मिलेगा, एक यहाँ पर 15 दिया है, दूसरा 25 दिया है। तो हम दो पर बात करेंगे, 18 और 22। 22 जो भाषाएं हैं वो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषा हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है हिंदी भाषा की बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं, यहाँ पर हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं वो कुल मिलाकर हो जाएंगी 18। कितनी हो जाएंगी? 18। और जब पूछे कि संविधान में कुल 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं का वर्णन किया गया है, जब संविधान में पूछे संविधान में कुल कितनी भाषाएं वर्णित की गई हैं, तो वहाँ पर 22 सही होगा। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 18। हिंदी भाषा की उपबोलियां हैं। तो हिंदी भाषा कुल कितनी बोली हैं? उपबोली हैं 18। 18 ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सामासिक, सामासिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं। सामासिक, सॉरी सामासिक नहीं, सामाजिक है, ध्यान से देखिए।
सामाजिक है, सामाजिक। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो मूल शब्दों को हम कहते हैं वर्ड रूट। मूल शब्द को हम कहते हैं वर्ड रूट, और जो शब्दों के अंत में लगे उन्हें कहते हैं प्रत्यय। जो शब्दों के अंत में लगे उन्हें कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय। शब्दों के अंत में लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा शब्द है सामाजिक, और हमें बताना है सामाजिक में मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है, दोनों बताना है। तो देखिए समाज, समाज मूल शब्द हो जाएगा और एक प्रत्यय हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 सामाज, सा ये गलत है, सामाज। सामाजिक ये भी गलत है। यहाँ पर है सामा, सामा कोई ऐसा वर्ड नहीं। तो फिर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। समाज प्लस इक, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़िए। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। एक क्वेश्चन यहाँ से साहित्य का भी आ गया है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तो ऑप्शन नंबर 1 लीलाधर जगुड़ी। ऑप्शन नंबर 2 अखिलेश। ऑप्शन नंबर 3 हरे प्रकाश उपाध्याय। ऑप्शन नंबर 4 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 अखिलेश, तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 बरस लव कुकर जीवे और 13 लव जिए सियार। 12 बरस कुकर लव जीवे और 13 लव जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो ये भी साहित्य की रचना है। तो ये पंक्ति है जगनिक की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 विद्यापति नहीं होगा, नरपत नाल नहीं होगा, चंद्रबरदाई भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा जगनिक। तो ये बहुत फेमस पंक्तियाँ हैं, बार बार परीक्षा में आती रहती हैं। तो इसको नोट करके लिख डालिए या इनको याद कर लीजिए या समझ लीजिए, जैसे भी हो पाए आप इसको करिए। आती रहती हैं बार बार, उत्तर प्रदेश स्टेट में कहीं ना कहीं आती रहती है। तो फिर से सुनिए एक बार। 12 बरस लव कुकर जीवे और 13 लव जिए सियार। तो किसकी पंक्तियां हैं? जगनिक की पंक्तियां हैं, जगनिक की। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर हमें बताना है अकाल। अकाल का पर्यायवाची है अकाल। अकाल का अर्थ हुआ जो बिना काल का, अर्थात बिना समय का। तो अकाल का पर्यायवाची है। तो चलिए इसमें देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दुर्भिक्ष, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है अपरिहार, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है अंधियारा, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है अच्छत। अब चलिए ध्यान समझते हैं। अच्छत का मतलब होता है जो छत न हो, जिसका छत न हो, मतलब अच्छत हो, जिसका क्षय न हो, अच्छत होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 की ओर देखते हैं। अपरिहार मीन्स जो परिहार न हो, अपरिहार है, तो ये भी नहीं होगा। अंधियारा, अंधियारा भी नहीं होगा यहाँ पर। अब बचा ऑप्शन नंबर 1, तो यहाँ पर दुर्भिक्ष हो जाएगा। अकाल मीन्स बिना समय का जो हो, तो यहाँ पर दुर्भिक्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दुर्भिक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य बताना है। तो यहाँ पर हम बता दें आपको, वाक्य यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। सरल या साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, या तो दूसरा मिश्र वाक्य, और तीसरा संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर आपको बताना है ये कौन सा, इस सेंटेंस में कौन सा मिश्र वाक्य है। तो अध्यापक के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं?
अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक देखते हैं, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ये साधारण वाक्य हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर 3, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी से करते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, इसके लिए एक शब्द बताना है। तो प्रत्याशा यहाँ पर गलत है। अपरिमेय, जिसे मापा न जा सके, ये भी नहीं होगा। अनाहुत, जिसे आहूत न किया जा सके या आहूत न किया हो। अप्रत्याशित, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अप्रत्याशित। अप्रत्याशित क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य बताना है। तो वाच्य आपको बता दें 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। मुझसे उठा नहीं गया, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर संधि विच्छेद दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 में निधन कपट, ऑप्शन नंबर 2 में निस्धन कपट, ऑप्शन नंबर 3 में निधन कपट और ऑप्शन नंबर निस प्लस कपट दिया गया है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगी निधन कपट, इसका आंसर होगा निधन कपट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, गलत है। पाकिस्तान, यहाँ भी नहीं होगा। दक्षिण अमेरिका, यहाँ भी नहीं होगा। तो फिर एक ऑप्शन बचता है आपके पास मॉरिशस। मॉरिशस देश में हिंदी भाषा बोलने और लिखने में भी प्रयोग की जाती है। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, रिपीट भी होता है, तो इसको ध्यान देखिए, किस देश में, मॉरिशस में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर सागर किस भाषा की रचना है। तो सूर सागर सबसे पहले बता दें रचना किसकी है। तो सूर सागर रचना है सूरदास की रचना है। और अवधि, ऑप्शन नंबर 1 अवधि तुलसीदास की भाषा है। अवधि जो है तुलसीदास की भाषा है, तो ये नहीं होगी। छत्तीसगढ़ी होगी नहीं, बुंदेली होगी नहीं। तो फिर ऑप्शन नंबर 3 बचता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ही आपका सही है, करेक्ट आंसर। सूर सागर की किस भाषा की रचना है। तो सूर सागर ब्रज भाषा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे बढ़िए। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर देखिए, पहला है सुमित्रा कुमारी चौहान। सुमित्रा कुमारी कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पर दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 4, यहाँ पर 1 और 4 देखिए कन्फ्यूजन के लिए दिया है, सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुमित्रा कुमारी चौहान नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सुभद्रा कुमारी चौहान, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन विशेषण का भी फिर आ गया। अभी बताया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण होगा, गुणवाचक होता है, फिर परिमाणवाचक होता है, फिर सर्वनामिक होता है, फिर संख्यावाची होता है। यहाँ पर कौन सा विशेषण है बताना है। तो यहाँ पर देखिए कि क्षेत्रीय क्या है, क्षेत्रीय कोई संख्या है, संख्यावाचक नहीं है। सर्वनामिक, ये भी नहीं है। परिमाण बता रहा है, नहीं बता रहा है। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 गुणवाचक, क्या सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये दिया है चौराहा शब्द में समास है। चौराहा में आपको समास बतानी है। तो पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, तीसरा ऑप्शन है द्विगु समास, चौथा ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर कर्मधारय के लिए विशेषण विशेष से होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अव्ययीभाव समास के लिए यहाँ पहले प्रत्यय लगा हो या अव्यय लगा हो। द्वंद्व समास के लिए दोनों पद प्रधान हो। तो यहाँ पर ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। और यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 3 सही। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्विगु समास। चौराहा शब्द में कौन सा समास है। तो चौराहा शब्द में द्विगु समास, चार राहों का समूह, 4 राहों का समूह। बस आज यहीं तक। चैनल पर बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए, जिससे आपका सपोर्ट मिलता रहे और हम आपको इसी तरह क्वेश्चन लाते रहें और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आप इसे देखेंगे, अच्छे समझेंगे और बताइएगा।